नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सांदीपनि आश्रम में महाआरती की गई। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन लाभ प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम में महाआरती की गई। सांदीपनि आश्रम भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम की शिक्षा स्थली है। तीनों ने यहाँ रहकर शिक्षा अध्ययन की थी। अंकपात मार्ग स्थित सांदीपनि आश्रम में गुरु सांदीपनि की प्रतिमा विराजित है। आज पंडित और श्रद्धालुओं ने मिलकर गुरु सांदीपनि का भव्य पूजन किया। कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। आश्रम में वह शिला मौजूद है जहाँ कृष्ण बैठा करते थे और एक कुंड भी है जिसमें वे स्नान करते थे। यहाँ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री पारस चंद्र जैन और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडेय, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद रहे। आज के दिन आश्रम में अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को स्लेट पर एक गुरु मंत्र लिखवाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चों द्वारा स्लेट पर मंत्र लिखने की यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। ऐसा करने से बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। सौभाग्य है, आज से सावन मास भी प्रारंभ हुआ और गुरु पूर्णिमा उत्सव, और खास करके 5000 साल में एक ऐसे महापुरुष गुरु के रूप में हम सबकी भारत माँ की धरती में पैदा हुए, जिनने अपने उदात्त चरित्र से पूरे भारतवर्ष का मान बढ़ाया। ऐसा कोई गुरु नहीं है जिनके कारण से, जिनका शिष्य जीते जी गुरु बना। भगवान श्री कृष्ण जिनके शिक्षार्थी रहे और जीते जी उनने पूरी शिक्षा के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्जा पाया। हम सबका सौभाग्य, बाबा महाकाल की धरती पे आज गुरु पूर्णिमा में मेरे साथ हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन जी, हमारे सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया है। आज के दिन हमने सबने भगवान को नहीं देखा, लेकिन गुरु के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल कर सकते, उनसे संवाद कर सकते, तो अपने गुरु का स्मरण करें। और हमारी जो उदात्त परंपरा है, खास करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का माननीय जो प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, और हमने उसके लक्षण भी देखे कि यहाँ के पाए हुए शिक्षार्थी पूरे देश में अलग अलग प्रकार से उन्नति प्रगति कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से गुरु पूर्णिमा की बधाई। पूजा विधि होती है गुरु पूर्णिमा पर, क्या यहाँ ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ पढ़ने के लिए आए थे। 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और यहाँ भगवान कृष्ण मात्र 11 साल और 7 दिन की उम्र थी जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे, कंस का वध करके। और सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनि महाराज से इसी स्थान पर बैठकर प्राप्त की थी, जो कि ये द्वापर युग का स्थान कहा जाता है। आज किस प्रकार मनाया जाता है? आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व, भगवान के यहाँ सुबह प्रातःकाल भगवान का अभिषेक पूजन हुआ है। यहाँ पर षोडशोपचार पूजन किया गया है। और भगवान यहाँ ऐसी मान्यता है कि सांदीपनि गुरु रोज जितनी गोमती नदी में स्नान करने जाते थे, तो गोमती नदी का हमने जल बुलवा कर यहाँ पर भगवान का स्नान करवाया है। प्रयागराज के संगम के जल से उनका अभिषेक पूजन किया है और यहाँ पर विश्व शांति के लिए हम लोगों ने हवन किया है। और अभी माननीय मंत्री मोहन जी यादव, पूर्व विधायक माननीय विधायक पारस जी जैन साहब, हमारे बड़े भाई पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर महाआरती अभी संपन्न हुई। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर के परिसर में 7 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बने छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन ने स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य मध्य के अंतर्गत शासकीय माधवनगर उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में अलग अलग नवीन 100 बिस्तरीय बालक बालिका छात्रावास भवनों का विधिवत लोकार्पण किया। अतिथियों ने पीडब्ल्यूडी की PIU विंग द्वारा निर्मित 2 नवीन छात्रावास भवनों का अवलोकन भी किया और प्रशंसा व्यक्त की। बालक एवं बालिका के नवीन छात्रावास शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर के परिसर में 100 बिस्तरीय महादेवी वर्मा उत्कृष्ट बालिका छात्रावास के नवीन भवन की लागत 386.40 लाख और 100 बिस्तरीय स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट बालक छात्रावास की लागत 385.37 लाख रुपए से नवीन भवन निर्मित हुए हैं। दोनों छात्रावास भवन परिसर के अलग अलग स्थानों पर निर्मित किए गए हैं। दोनों भवनों के निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग
PIU थी। दोनों भवन का निर्माण कॉन्ट्रैक्टर फर्म मेसर्स हितेश सदयानी ने किया है। लोकार्पण कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने दुशाला ओढ़ाकर माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2023 में राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में शामिल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर कुलपति अखिलेश पांडेय, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत देश एक ऐसा देश है जो समूची मानवता के कल्याण की भलाई के लिए सोचता है। अंग्रेजों के जमाने में हमारी गुरुकुल पद्धति से शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई आई। अंग्रेजी को ही उस जमाने में साक्षरता मानने लगे, परंतु आज भी हमारे आचार्य शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा सर्वोपरि है। सांसद अनिल फिरोजिया ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान स्वर्णिम अवसर है। शिक्षा का स्तर में काफी बदलाव आया है। सरकार बेटे बेटियों की पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हरदम प्रयास करने में लगी है। आज का दौर प्रतियोगिता का दौर है। उपस्थित छात्र छात्राओं से उन्होंने कहा कि अपने करियर को बनाने में लक्ष्य को साधते हुए पूर्ण ईमानदारी के साथ बेहतर पढ़ाई कर आगे बढ़ें। उन्होंने अवगत कराया कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हिंदी में MBBS की पढ़ाई प्रारंभ की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा और PIU के कार्यपालन अभियंता जतिन सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में बालक छात्रावास भवन के भूतल का क्षेत्रफल 1040 वर्ग मीटर है, जिसमें वार्डन निवास, कार्यालय, सुरक्षा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजनालय कक्ष, किचन, स्टोर, सर्वेंट क्वार्टर एवं छात्राओं के 9 नग आवासीय कक्ष, जिनमें 36 छात्रों के आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रथम तल का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, जिसमें मनोरंजन कक्ष एवं 16 नगर आवासीय कक्ष का निर्माण किया गया है, जिसमें 64 छात्रों को आवास की सुविधा मिलेगी। नवीन भवन में पीने के पानी की व्यवस्था, कपड़े सुखाने की व्यवस्था, दोनों तलों पर प्रसाधन सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। नवीन छात्रावास भवनों के निर्मित होने पर छात्र छात्राओं को शैक्षणिक कार्य हेतु आवासीय भवन की सुविधा प्राप्त होगी। 1832 के आसपास जो अंग्रेजों ने अपनी शिकंजा मजबूत करना चालू किया, तो न हमारी संस्कृत भाषा से चलने वाले सभी गुरुकुलों को बंद करने का षड्यंत्र किया। हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था उससे भी हटाने का प्रयास किया और इनके साथ साथ उन्हें अपने जो उनके एजेंडा उस एजेंडे से अंग्रेजी की विद्यालय को मान्यता देकर के काल के प्रवाह में केवल उन कोर्स के आधार पर नौकरी देना चालू किया। ये वो षड्यंत्र, जिन षड्यंत्रों के बलबूते पर हमारी अपनी जो 1836 के पहले 100% साक्षरता देश की थी, लेकिन उसके बाद का माहौल हुआ क्योंकि वो अंग्रेजी के आधार पर साक्षरता मानने लगे। तो हमारे जाने अनजाने ये जो बीच में विभिन्नता का दौर आया और गुरु की महत्ता तो कैसे है कि गुरु से हमारा भगवान और रूह से रूह शरीर होता है, तो जो भगवान के समान अपना शरीर धारण करे वो हमारे गुरु होते हैं। इसलिए जो आचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो हमारे भगवान के समादरणीय होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े कांटे लगे पांव, कल्याणी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गोविंद जो जीवन के रहस्य बताते हैं, जिनसे हम संवाद कर सकते हैं, जिनसे हम अपने मन के उठने वाले उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। और उनका चरित्र भी कैसा होता है, ये हमारे लिए खास करके वर्तमान के दौर में कई बार मजाक बनती है कि द्रोणाचार्य ने अपने लालच में कौरव पांडव का महायुद्ध करा दिया, द्रुपद का। अगर आप उनकी साइड पर जाके देखेंगे तो सबसे पहले इनका विजन आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटों के लिए कुछ नहीं करना, बेटों के लिए भी बराबरी से करना, लेकिन बेटियों को और अधिक पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे बेटियाँ ज़्यादा बैठी हैं। अब ये बेटे बोलेंगे कि हम भी तो बैठे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में अभी तक 2003 के पहले तक ये मान्यता थी कि अगर माँ के गर्भ में कोई शिशु आता था तो उसको तुरंत ले जाया जाता था और चेकअप कराया जाता था। पैथोलॉजी में आने वाली संतान बेटा है तो आने दो, बेटी है तो जाने दो। भ्रूण हत्या की जाती थी माँ के गर्भ में, जिससे लिंग अनुपात गड़बड़ा गया।
ये वास्तव में मुख्यमंत्री जी का आज बहुत आभार और धन्यवाद, जिन्होंने सजगता से यह एक प्रयास करा, जो एक जन आंदोलन हो गया और बेटियों के लिए जो योजनाएं बनाई। अवसर दो है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से जब संवाद हुआ, उज्जैन दक्षिण क्षेत्र का ये विद्यालय है और इस विद्यालय में 2 छात्रावास, 100 सीटर बालक छात्रावास और 100 सीटर बालिका छात्रावास का नवनिर्माण हुआ है। ये मंच की ओर से आज विद्यार्थियों को दोनों छात्रावास सौंपे जाएंगे। इन छात्रावासों में हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययनरत पूरे जिले के वे विद्यार्थी जो कक्षा 9वीं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वरीयता क्रम में आते हैं, तब यहाँ प्रवेश पाते हैं, ऐसे बच्चे यहाँ पर इन छात्रावासों में उनका आवास रहेगा। अत्यंत सौभाग्य का विषय है। क्या सुविधाएं मिलेगी इससे स्कूली बच्चों को? जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर 100 सीटर बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सांसद जी एवं विधायक श्री पारस चरण जी जैन द्वारा किया गया है। इससे उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ पढ़ने की सुविधा प्राप्त होगी। कब से शुरू हो जाएगा सर? ये हमारे द्वारा निर्माण कार्य कर दिया गया। अब शिक्षा विभाग द्वारा जब से इसे उचित लगेगा वो चालू करेंगे। श्रावण मास में निकलने वाली महाकालेश्वर की सवारी को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा बैरिकेडिंग्स की जा रही है। सावन माह में उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने और सवारी देखने उज्जैन पहुंचेंगे। 4 जुलाई से सावन माह की शुरुआत होने जा रही है। वहीं 10 जुलाई से सावन माह का पहला सोमवार होगा। इस दिन बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी। महाकाल मंदिर में दर्शन करने और सावन की सवारी में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बैरिकेडिंग्स की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीपी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि कम कीमत में इस समय पर काम हो सके। बैरिकेडिंग्स का काम शुरू भी कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का काम होता है बैरिकेडिंग से। किस प्रकार से इसका करने जा रहे हैं और किस प्रकार से होगा सर ये पूरा? जैसा जिला प्रशासन ने हमको निर्देश दिए हैं उसके आधार पर हम लोगों ने बैरिकेडिंग की डंपिंग का काम चालू कर दिया है जी। और सुनिश्चित करेंगे कि समय पर बैरिकेडिंग हो और उसमें ज़्यादा पैसा खर्च भी ना हो। मध्य प्रदेश शासन और मंडी बोर्ड द्वारा शुरू किए गए एमपी फार्म ऐप के माध्यम से 5 लाख क्विंटल से अधिक अनाज का भी विक्रय किया जा चुका है। मध्य प्रदेश शासन और मंडी बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एमपी फार्म गेट ऐप काफी कारगर साबित हो रहा है। मंडी के संयुक्त संचालक प्रवीण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप के माध्यम से अब किसान घर बैठे अपनी फसल व्यापारी को बेच सकता है। खास बात तो यह है कि इस ऐप के माध्यम से बेची गई फसल के रुपयों का लेन देन भी हो सकता है। अभी तक इस ऐप के माध्यम से किसान और व्यापारी करीब 5 लाख क्विंटल अनाज का व्यापार कर चुके हैं। किसान को अब अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में आने की आवश्यकता नहीं है। वह इस ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसी भी व्यापारी को अपनी फसल का सैंपल दिखा सकता है और सौदा भी कर सकता है। इस ऐप के प्रचार प्रसार के लिए कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। पेम्पलेट बांटे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कार्यशाला भी लगाई जा रही है। वर्तमान समय में ऐप के माध्यम से हो रहे सौदों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यह ऐप काफी कारगर साबित होगा। सम्मानीय कृषक बंधुओं, मध्य प्रदेश शासन एवं मंडी बोर्ड द्वारा किसानों को कृषि उपज विपणन के क्षेत्र में अभिनव कदम उठाते हुए मोबाइल पर एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से अपनी कृषि उपज का विक्रय अपने घर, खलियान, गोदाम से करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस ऐप के द्वारा किसान भाई अपनी उपज का खुद मूल्य तय कर घर बैठे बेच सकते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की किसी भी मंडी का वर्तमान भाव व आवक की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एमपी फार्म गेट ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर एमपी फार्म गेट टाइप करें।
एमपी फॉर्म गेट टाइप करने के बाद आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आपको एमपी फॉर्म गेट नाम से एक ऐप दिखाई देगा जिसमें स्क्रीन पर प्रदर्शित लोगो के साथ वाले एमपी फॉर्म गेट ऐप को इंस्टॉल करना है। एमपी फॉर्म गेट ऐप इंस्टॉल होते ही ओपन करने पर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एमपी फॉर्म गेट ऐप का मुख्य पृष्ठ इस प्रकार दिखाई देगा। मुख्य पृष्ठ पर पहला विकल्प सामान्य जानकारी है। इसका उपयोग आप बिना लॉगिन करे कर सकते हैं। सामान्य जानकारी के विकल्प का चयन करने के बाद आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह जानकारी दिखाई देगी। इसके द्वारा आप 2 दिनांकों के मध्य अथवा किसी भी दिनांक में फसल या मंडी अनुसार मध्य प्रदेश की किसी भी मंडी की आवक व भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषक पंजीयन करने के लिए ऐप के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए विकल्प कृषक पंजीकरण का चयन करें। कृषक पंजीकरण का चयन करते ही आपके मोबाइल पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें मोबाइल नंबर दर्ज कर सुरक्षित करते ही SMS द्वारा OTP प्राप्त होगा। कृषक पंजीकरण के लिए जानकारी दर्ज करें एवं मोबाइल में SMS द्वारा प्राप्त OTP दर्ज करें और अपनी जानकारी सुरक्षित करें। जानकारी सुरक्षित करते ही आपके मोबाइल पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसका चयन करते ही आपको SMS के माध्यम से ID जो कि आपका मोबाइल नंबर होगा एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। कृषक लॉगिन का चयन करें। कृषक लॉगिन के विकल्प का चयन करते ही आपको मोबाइल पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसमें आपके मोबाइल पर प्राप्त ID एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें। कृषक लॉगिन करने के उपरांत अपनी उपज की जानकारी दर्ज करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्प कृषक द्वारा प्रस्तावित ऑफर का चयन करें। कृषक द्वारा प्रस्तावित ऑफर का चयन करने के उपरांत आपको यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसमें आप अपनी विक्रय योग्य कृषि उपज के संबंध में मंडी, फसल, ग्रेड, किस्म, मात्रा एवं वांछित भाव की जानकारी दर्ज करें। यहाँ कृषक को अपनी उपज का मूल्य तय करने का विकल्प प्राप्त है। कृषक अपनी उपज की जानकारी दर्ज करने के उपरांत रिपोर्ट प्राप्त करें। आपके द्वारा अंकित की गई समस्त जानकारियां चयनित मंडी के पंजीकृत व्यापारियों को प्राप्त हो जाएगी व प्रदर्शित होगी। व्यापारी द्वारा फसल की जानकारी एवं बाजार की स्थिति के अनुसार अपनी दरें ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। व्यापारी द्वारा दी जाने वाली दरों की जानकारी कृषक अपने लॉगिन पर दिए गए व्यापारी से प्राप्त ऑफर का चयन कर प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी से प्राप्त ऑफर का चयन करने के उपरांत आपके मोबाइल पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसमें कृषक व्यापारी से प्राप्त ऑफर स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकते हैं। कृषक द्वारा व्यापारी से प्राप्त ऑफर स्वीकृत करने के उपरांत व्यापारी द्वारा सौदा पत्रक जारी किया जाएगा। व्यापारी द्वारा जारी सौदा पत्रक देखने के लिए कृषक लॉगिन पर दिए गए विकल्प व्यापारी से प्राप्त सौदा पत्रक का चयन करें। व्यापारी से प्राप्त सौदा पत्रक विकल्प का चयन करने के उपरांत आपके लॉगिन पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसके द्वारा आप व्यापारी द्वारा जारी सौदा पत्रक पर सहमति दर्ज करें। कृषक द्वारा सौदा पत्रक मंजूर किए जाने के बाद ही व्यापारी द्वारा तौल एवं भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें उसी दिवस व्यापारी द्वारा किसान को पूर्ण भुगतान किया जाएगा, जिसकी समस्त जानकारी व्यापारी द्वारा जारी भुगतान पत्रक में अंकित होगी। व्यापारी द्वारा जारी भुगतान पत्रक की जानकारी कृषक अपने लॉगिन पर दिए गए विकल्प व्यापारी से प्राप्त भुगतान पत्रक का चयन कर प्राप्त करें। व्यापारी से प्राप्त भुगतान पत्रक विकल्प का चयन करने के उपरांत आपको यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें पूर्ण भुगतान होने की स्थिति में ही हाँ का चयन करें। जिसमें पूर्ण भुगतान होने की स्थिति में ही हाँ का चयन करें। इस प्रकार एमपी फॉर्म गेट ऐप का उपयोग कर कृषक बंधु घर बैठे अपने खेत, खलिहान, गोदाम से अपनी कृषि उपज अपने मनचाहे मूल्य पर विक्रय कर सकते हैं व पूर्ण भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए एमपी फॉर्म गेट ऐप के मुख्य पृष्ठ पर यूजर मैनुअल उपलब्ध है। अतः कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि राज्य शासन एवं मंडी बोर्ड की इस अभिनव पहल का अधिक से अधिक लाभ उठावे। अपने एंड्रॉइड मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। कृषि उपज मंडी समिति रायसेन, जिला रायसेन। फिजिकल रूप से जो मंडी की जो सिस्टम है नीलामी का, वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से और मंडी व्यापारियों के बीच में? देखिए, अभी मध्य प्रदेश शासन में मंडी बोर्ड द्वारा फार्म गेट ऐप, एक किसानों के लिए फार्म गेट ऐप तैयार किया गया, जिसको मोबाइल पर डाउनलोड किसान कर सकते हैं, किसान और व्यापारी, और वो अपना घर बैठे अपने रेट कोड करके किसान उस मोबाइल ऐप पर वो डाउनलोड करके उसमें अपने फीड कर सकता है, जिससे प्रदेश के सभी व्यापारी जो उस ऐप से जुड़े हुए हैं उसके रेट देख सकते हैं या उसका सौदा वो कर सकते हैं। तो किसान को मंडी आने की जरूरत नहीं है। 24 आवर ये ऐप चालू रहता है। 24 आवर वो अपना ऐप के माध्यम से अपना सौदा कर सकता है।
जिससे किसान को एक तो मंडी आने की आवश्यकता नहीं है, व्यापारी उसका माल के या उसका सैंपल देख सकता है। तो किसान और व्यापारी को सुविधा उसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उसका किसान का पेमेंट करने की भी उसमें सुविधा दी गई है। तो इस ऐप का प्रचार प्रसार मंडियाँ कर रही हैं और इसमें करीब हमारे यहाँ 5 लाख कुंटल का भी इस पे व्यापार हो चुका है, इस पे किसानों का जी। और इसके अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं इसमें। तो इसमें व्यापारी और किसान दोनों के लिए सुविधाजनक ऐप बनाया है शासन द्वारा। ग्रामीणों में या किसानों में इसमें इसको लेकर अवेयरनेस आ रही है सर, ऐप पे सौदा करने को लेकर? बिल्कुल अवेयरनेस आ रही है इसमें। अभी मंडियों में इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, पैम्पलेट भी बांटे, कार्यशाला भी हम लोगों ने सभी मंडियों में आयोजित कराई है इसके संबंध में। और इसमें अभी किसान को इसका कैसे उसको सिस्टम को और समझना है, कुछ किसान अभी इसमें उनको समझ में नहीं आया, तो उनको मंडी स्तर पर हमने एक जो हेल्प डेस्क बनाई, हर मंडी में बनाई है कि वो किसानों को उसमें रजिस्ट्रेशन कर लें और उसको जो है उनको इस ऐप के बारे में पूरी तरह से उनको समझा सके। व्यापारियों के साथ भी कार्यशाला मंडियों में इन्होंने मंडी सचिवों ने आयोजित कर ली है सभी जगह। तो इसके धीरे धीरे रिजल्ट और अच्छे आएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। अब 1 किलो लड्डू प्रसादी 400 रुपए किलो में प्राप्त होगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाले भगवान महाकाल के लड्डू प्रसाद के दाम में वृद्धि हो गई है। सभी काउंटर्स पर नए रेट के अनुसार बोर्ड लगा दिए गए हैं। शनिवार से भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद 360 रुपए किलो के बजाय 400 रुपए किलो में मिलने लगा है। लड्डू प्रसाद के दाम एक सप्ताह पहले हुई मंदिर समिति की बैठक में बढ़ाने का निर्णय हुआ था। लड्डू प्रसाद के दाम में 40 रुपए किलो की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। मंदिर प्रशासन समिति के निर्णय अनुसार 1 जुलाई शनिवार से मंदिर के सभी प्रसाद काउंटर्स पर नई रेट लिस्ट के अनुसार लड्डू प्रसाद के दाम तय किए गए हैं। शनिवार से प्रसाद के पैकेट के भाव 100 ग्राम 50 रुपये, 200 ग्राम 100 रुपये, 500 ग्राम 200 रुपये और 1 किलो प्रसाद की कीमत 400 रुपये हो गई है। उज्जैन नगर निगम द्वारा आज से दर्शन बस यात्रा की शुरुआत की गई है। बस के माध्यम से श्रद्धालुओं को उज्जैन के मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। नगर निगम द्वारा शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन बस यात्रा की सौगात दी गई है। फिलहाल 4 बसें चलाई जाएगी जो नानाखेड़ा और देवास गेट बस स्टैंड से चलेगी, जो यात्रियों को शहर के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के दर्शन करवाकर वापस छोड़ेगी। बस का किराया 100 रुपये तय किया गया है, लेकिन पहले दिन बस निःशुल्क चलाई गई। दोपहर को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल और विधायक पारस जैन ने देवास गेट से हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। जय श्री महाकाल। हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए और हमारे सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उन सबकी सेवा करने का दायित्व, उन सबको अधिक से अधिक सुविधा देने का दायित्व हम सबका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हमने उज्जैन दर्शन की 4 बसें प्रारंभ कर रहे हैं, जो नानाखेड़ा बस स्टैंड और हमारे देवास गेट बस स्टैंड से प्रारंभ होगी। उसका किराया 100 रुपये होगा। इसमें गाइड भी होंगे जो सारे उज्जैन के बारे में जानकारी देंगे और सभी मंदिरों पर दर्शन करवा करके श्रद्धालुओं को सारे उज्जैन के बारे में जानकारी देते हुए अपनी जो जिस उद्देश्य के लिए यात्रा करने के लिए आए हैं उन सबके बारे में जानकारी कहाँ पे ले जाएंगे? प्रमुख मंदिर ये हमारे उज्जैन के सभी प्रमुख मंदिर इसमें लिए हुए हैं, और जो पहले यंत्र महल छूटा हुआ था उसको भी हम जोड़ा है इसमें, और साथ ही हमारे जो मोनी घाट है उसको भी हमने इसमें जोड़ा है। कितने फेरे लगाए? ये आज हम इसको प्रारंभ करेंगे, इसके बाद कितना समय लगता है उसी हिसाब से इसके रूट निर्धारित होंगे, लेकिन सारे दर्शनार्थियों को सारे मंदिरों के दर्शन सुविधाजनक करवाते। हाँ, आज हमने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये बसें हमने निःशुल्क रखी है। धार्मिक स्थानों पर पर्याप्त साफ सफाई न होने पर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त रोशन सिंह द्वारा सोमवार को काल भैरव, सिद्धवट, गढ़कालिका इत्यादि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इन इलाकों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों और मेन दारोगा पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। साथ ही समूचे स्वास्थ्य अमले को सचेत किया गया। संपूर्ण शहर विशेषकर मंदिर के आसपास और पहुंच मार्गों पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा का शुभ दिन है। कल से हमारा श्रावण पर्व का पहला दिन है। इस समय में हमारे जीवन में विभिन्न धार्मिक स्थल हैं, काल भैरव, गढ़कालिका, हमारे धार्मिक स्थल है जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन जगहों का निरीक्षण किया गया बड़े द्वारा, और श्रद्धालुओं का यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा हो उसके संबंध में पार्किंग को लेकर एंड साफ सफाई को लेकर कहीं पे कोई कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो, इसके संबंध में इनको जरूरी निर्देश दिए गए और कल भर का समय दिया गया। कल भर में सारी हमारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त हैं। सर, सर्वेक्षण की घड़ी नज़दीक है, शहरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वेक्षण लगभग शुरू हो गया है और भारत सरकार से इसकी हरी झंडी मिल गई है। इसलिए दिशा में निगम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहा है और हर दिन नए नए कदम उठा रहा है। शहरवासियों से मेरा आह्वान है कि ये पूरी मुहिम शहर के लिए है और आप सभी के लिए है। आप लोगों के सहयोग के बिना शहर नंबर 1 नहीं आ पाएगा। मेरा आप सभी लोगों से पुनः एक बार अपील है कि उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने में आप अपना योगदान करें। यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें और कचरे को सेग्रीगेट करें, और एक अपना ऑनलाइन सिस्टम आया है फीडबैक का, आप उस फीडबैक में सहभागी बने और उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने में सहयोग करें। उज्जैन पुलिस ने पारदी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूर्व मंत्री शिवनारायण जागीरदार के घर वारदात करना कबूल किया है। नरवर पुलिस ने गुना एवं उज्जैन में रहने वाले
पारदी गिरोह के 4 सदस्यों को देवास रेलवे स्टेशन के समीप से गिरफ्तार किया है, जिनसे उज्जैन लाकर की गई पूछताछ में उन्होंने पूर्व मंत्री शिवनारायण जागीरदार के हरनावद स्थित घर में वारदात करना कबूल किया है। दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था, जो अभी फरार है। बदमाशों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही से 6.25 लाख रुपए नकदी के अलावा चांदी के आभूषण और वारदात में प्रयुक्त औजार जब्त किए हैं। श्री भूरिया ने बताया कि पकड़े गए बदमाश मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में भी इसी प्रकार की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं प्रेस वार्ता में जागीरदार परिवार के द्वारा पुलिस को 25,000 रुपये नकद देने की घोषणा की गई। इधर दोपहर बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। दिनांक 10-11 मई की दरमियानी रात को ग्राम हरनावदा थाना नरोद में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें लगभग 17 लाख रुपए कैश, एक लाइसेंसी बंदूक, कुछ चांदी के सिक्के, आभूषण और कुछ गहने गए थे, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का मुआयना किया गया और एक टीम बनाई गई थी, जिस पर से टीम ने बहुत अच्छा काम किया, टेक्निकल तरीके से काम किया, साइबर CCTV फुटेजेस देखे गए और जिस आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था। कल दिनांक 2/7/2023 को देवास रेलवे स्टेशन के पास में 4 संदिग्ध लोग ऐसे मुखबिर से सूचना मिली थी, जिन्होंने यहाँ की घटना को अंजाम दिया था, जिनको जाकर के विधिवत रूप से कस्टडी में लिया गया और जब उनसे अच्छे से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उक्त घटना करना स्वीकार किया गया। घटना में अभी तक 7 लोग घटना करना बता रहे हैं, जिनमें से 4 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और लगभग 5,73,000 रुपए की कैश रिकवरी है, लाइसेंसी बंदूक और कुछ चांदी के आभूषण और कुछ गहने रिकवर किए गए हैं और घटना में शामिल अन्य लोगों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और शेष रिकवरी की जाएगी। हाँ, इनके द्वारा मध्य प्रदेश सहित आजू बाजू के राज्यों में, गुजरात राज्य वगैरह, उसमें भी चोरी करने की वारदात सामने आई, जिसके संबंध में हम जानकारी जुटा रहे हैं। डिटेल आपको बाद में बताया जाएगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।